हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे यहाँ पे कुछ बॉक्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे हम देखेंगे आज कि किसी भी मोबाइल फ़ोन को अगर वो फ़ोन हमारे पास डेड कंडीशन में आया हुआ है तो उस फ़ोन के पूरे पावर सप्लाई को पावर लेवल पे, डेटा लेवल पे और रीसेट लेवल पे पूरी उसकी पावर सीक्वेंस जो होती है वो कैसे काम करता है, मैं उसके पूरे स्ट्रक्चर को आज समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए समझिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज तक मैंने ऐसा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया जो आज मैं करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में बने रहेंगे आप। और यहाँ पे आपको मैं इन 4 आईसीयों के बारे में डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि ये 4 आईसीयाँ जो होती हैं किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और कौन सी पावर बनने के बाद हमारा उसके आगे कौन सी आईसी फॉल्टी होती है और क्या हमको चेक करना चाहिए। तो इसमें हम पूरा कवर करेंगे अभी और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो में जो है आपको यहाँ पे बने रहना है, जिससे आपको आज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसे आप यहाँ पे देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हो। और अगर आप चाहते हो हमारे ऐसे ही डेली लेक्चर ज्वाइन करना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हमारा जो मेंबरशिप है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो जो 20 मई से स्टार्ट हो रही है। अभी यहाँ पे क्या है, मैं एक फ़ोन का केवल स्पेशली दे रहा हूँ कि एक टाइप के जो टाइप 1 या टाइप 2 के जो ये टाइप 2 आते हैं स्पेशली मेरे कोर्स में इस सेट को टाइप 2 बोला जाता है। तो टाइप 2 में ये जो बोर्ड है इसमें हमारी CPU, एमएमसी और PM और PMI होती है, यानी पावर आईसी और PMI होती है। तो यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर रखा है। PMI पावर आईसी को PM बोलते हैं, पावर मैनेजमेंट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एमएमसी चिप और UFS चिप। तो यहाँ पे हमारा OVP आईसी नज़र आ रहा है आपको, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। तो पूरा हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम चार्जर लगाते हैं और पावर लगाते हैं तो पूरी पावर बनती है, CPU ऑन हो जाती है। तो उन सारी कॉन्सेप्ट को हम जो है इसमें देखेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे जो बता रहे हैं ये सारे फ़ोन के लिए होता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है MTK में और अदर फ़ोन में, सैमसंग वगैरह में। तो मैं इसमें आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये यूनिवर्सल भी हो सकता है। आपको अगर थोड़ा सा आप कोर्स को आगे स्टार्ट करोगे करना तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि कैसे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वालकॉम के लिए बेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे PMI है, इसमें हमारा यहाँ पे V बस सप्लाई जो चार्जिंग जैक से ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी के अंदर इन होती है। तो यहाँ पे इन हो गई 5 वोल्ट, ठीक है। अब ये 5 वोल्ट यहाँ से आउट होकर इस आईसी के अंदर इन होती है। अब मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे केवल ये बता रहा हूँ कि इन हो रही है, लेकिन जब हम इसको स्कीमेटिक के थ्रू कंफर्म कराते हैं ना, इन सारी चीज़ों को ट्रेस कराते हैं ना, एक लाइन को स्कीमेटिक के थ्रू जब बताते हैं तो वहाँ समझ में आता है कि ये लाइन एक जगह एक बार ना जाके कई बार या 2 बार या 3 बार गई हुई है आईसी के अंदर। वो किस काम से जा रही है, वो कौन सी सेंसर लाइन है, कौन सी पावर लाइन है, क्या है, वो जानना जरूरी है। अभी हमने दिखाया कि ये OVP कनेक्टेड होती है PMI से, यानी जिसके अंदर हमारा चार्जिंग आईसी होता है, यानी कि हमारी DC to DC आईसी उसके अंदर होती है। DC to DC क्यों बोलते हैं? एक आईसी अगर एक DC सप्लाई को एक अदर DC सप्लाई में कन्वर्ट कर दे जो कि इक्वल पावर के लगभग बराबर हो, वो फेस पावर में कन्वर्ट कर दे उसे, तो उसी को हम DC to DC आईसी बोलते हैं। और जैसे हम V बस इन करते हैं VPH पावर यहाँ पे हमारा जनरेट होता है और PM को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि PM को VPH पावर एक जगहों से जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बहुत सारी जगहों से इंटर करती है और वो भी फिक्स होते हैं कि कितनी सारी जगहों से इंटर करनी है। वो सारी चीज़ें आपको स्कीमेटिक के अंदर मिलता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ कि स्कीमेटिक में होती क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से बनी होती है। तो VPH पावर जब हमारा जनरेट होता है, चार्जर लगाते हैं, तो साथ में यहाँ पे हमारी एक USB MID बनती है, USB MID पावर बनती है जो हमारी 4 वोल्ट 5 वोल्ट की अप्रॉक्स होती है। VPH पावर 3.7 होती है और यहाँ पे एक बूट कैप लगा होता है। बूट कैप पे अंदर की ओर 8 वोल्ट हमारा बन जाता है। अब ये VPH पावर जब PM को मिलता है तो PM जो होता है हमारा ऑन होता है, लेकिन इस तरह से ऑन नहीं होगा PM जब तक कि PM को पावर गुड नहीं मिलेगी PMI की। तो उसके लिए पावर गुड जरूरी होता है। तो हम देखेंगे अभी यहाँ पे हमने V बस इंटर कराया PMI के अंदर, चार्जिंग आईसी के अंदर। तो चार्जिंग आईसी यानी DC to DC आईसी जो है VPH पावर जनरेट करके पावर मैनेजमेंट की सप्लाई को दे देता है। और उसके आगे जो इसके साथ जो जुड़े कॉइल्स लगे होते हैं वो CPU से कनेक्टेड होते हैं। कॉइल जो होती है वो CPU से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। और इसमें कैपेसिटर लगे होते हैं VPH पावर में, जो फिल्टर कैपेसिटर होते हैं
जो इनपुट कैपेसिटर होते हैं, जो सप्लाई की इनपुट है, पावर आईसी की इनपुट है, और यहाँ पे आउटपुट कॉइल होते हैं, पावर आईसी की आउटपुट लाइन में लगे होते हैं कॉइल जो सीपीयू की पावर बनाती है। और दो कॉइलें ऐसी भी होती हैं जिसमें हमारी एलडीओ बनती है, लो ड्रॉप आउटपुट, हायर एलडीओ बनती है एक कॉइल पर, और एक कॉइल पर लोअर एलडीओ बनती है। ये मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। और भी सारे फ़ोन हैं जिनमें लोअर एलडीओ कहीं और बन जाती है, हायर एलडीओ कहीं और बन जाती है, किसी में हायर एलडीओ, लोअर एलडीओ और एक और एलडीओ एक्स्ट्रा बनती है। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के बोर्ड हैं। जो अभी लेटेस्ट बोर्ड आ रहा है उसमें 3 पावर आईसी, तो वो सब अलग है। तो वो सब हमारे सिलेबस में कवर किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा ये 5 वोल्ट जब इन करता है, यानी वी बस इन करता है, जैसे वी बस इन करेगा तो वीपीएच जनरेट होगा, और वीपीएच जब जनरेट होगा, जब आप चार्जर लगा के लगाओगे ना, तो वीपीएच भी जनरेट होगा। और साथ ही साथ यहाँ से मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ करना चाहूँगा, यहाँ से पावर गुड निकल के इस आईसी के अंदर चली जाती है, पीएम के अंदर। पावर गुड जो होती है वो 1.8 वोल्ट की होती है, जो पीएमआई से निकल के पीएम में जाती है। तो ये पावर गुड का मतलब है कि आईसी पूरी वर्क कर रही है, पूरी तरह से चार्जिंग के लिए स्विच कर गई है। 8 वोल्ट यहाँ पे बन गया, एमआईडी पावर बन गई है। एमआईडी पावर बेसिकली जब एसएमबी आईसी लगी होती है ना, तो एसएमबी आईसी की इनपुट सप्लाई होती है, जबकि नहीं होगी तो वो यहीं पे बन के रुका रहेगा। लेकिन जब वो आईसी लगी रहती है, एसएमबी चार्जिंग आईसी, तो वो उसके अंदर चला जाता है। चार्जिंग दो चार्जिंग आईसी दिखेंगी आने वाले टाइम में आपको। आने वाले क्या, वो बोर्ड आ गए मार्केट में आ गए हैं जिसमें एसएमबी आईसी भी है, चार्जिंग आईसी भी बोर्ड में है। तो दो चार्जिंग आईसी, तो उसकी इनपुट पावर हो जाती है ये 5 वोल्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा वी बस आया, वीपीएच बना, वीपीएच के बाद आउटपुट कॉइल्स के पावर बन गए। आउटपुट कॉइल्स के जो पावर बन गए, तो ये तो फिर ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ड्रॉ हो गया है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ये बाय मिस्टेक हो गया हमसे, ये पेन का जो है वो टच हो गया गलती से। ठीक है, अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो जो कॉइल पावर बनती है ना, वो कॉइल पावर जो होती है वो सीपीयू के लिए प्रोसेसर वोल्टेज यानी कोर वोल्टेज, बक सप्लाई, मॉडेम सप्लाई, जीपीयू सप्लाई, डीरैम सप्लाई, इस तरह की जो पावर्स बनते हैं कॉइल पे, वो हमारी इसके अंदर मेमोरी सप्लाई, अलग अलग कॉइल के डिटेल में क्लास में देता हूँ। यहाँ पे आपको ये सप्लाई बन के जो है हायर वोल्ट एलडीओ, लोअर एलडीओ जो बन के है, दोबारा से पावर आईसी के अंदर इंटर कर जाती है। ये दोनों एलडीओ वोल्टेजेस दोबारा से पावर आईसी के अंदर इंटर कर जाती है, और साथ में एक बार वीपीएच पावर भी यहाँ पे इंटर करती है। यही वीपीएच एक बार और यहाँ से इंटर करती है। वीरेज 2 सेक्शन उसको बोलते हैं। यहाँ पे हमारा हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ, एलएलडीओ। हायर एलडीओ का वोल्टेज लेवल 2 वोल्ट होता है, लोअर एलडीओ का 1.35 वोल्ट होता है, और बाकी यहाँ पे 0.8 वोल्टेज और 0.9 वोल्टेज एक कॉइल पे मेमोरी सप्लाई पे मिलेगी, बाकी सब पे 0.8 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये जो वोल्टेज होता है 0.8, इसका भी एक लेवल होता है, 0.5 टू 0.8 से लेके 1.2 तक होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैक्सिमम में आपको 0.8 ही मिलेगा। जो मेमोरी सप्लाई होती है, मेमोरी उस पर 0.9 होता है, बाकी बक सप्लाई, कोर सप्लाई, मॉडेम सप्लाई सब पे 0.8। हायर एलडीओ 2 वोल्ट की, लोअर एलडीओ 1.3 वोल्ट की। जैसे हमने दिया, जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने वी बस लगाया तो ये तुरंत ये कॉइल पावर बन जाती है, जिसको हम लोग वीरेज 1 सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे कोर्स में स्ट्रक्चर में जिसमें डिज़ाइन किया गया हमारा कोर्स, उसमें वीरेज 1 पावर हम इसको बोलते हैं। और एक्चुअल में ये जो लैंग्वेज है ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है, वीरेज 1। वीरेज मतलब री रेगुलेटेड 1। ये रेगुलेटर सप्लाई है जो हमारी आउट हो रही है, और जब ये सप्लाई दोबारा से आईसी के अंदर इन करता है तो यहाँ से एक दूसरा सेक्शन एक्टिवेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी रेगुलेटेड 2, वीरेज 2, जिसमें हमारी एल सीरीज़ की सप्लाई होती है, L1 टू L23, जिसमें हमारी L5 की वोल्टेज आती है 1.8 वोल्टेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। पावर गुड हमारा 1.8 वोल्टेज जब पावर आईसी के अंदर आता है, और इस आईसी में अगर पीएमआई लगी है तो अलग अलग पीएमआई में मैं बता दूं अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। किसी में आईडी थर्मल पे वोल्टेज आता है, किसी में नहीं आता है, तो उसको मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। वो चार्जिंग का सेक्शन हो गया, वो अलग ही चीज़ हो गया। मैं यहाँ पे पावर सीक्वेंस समझा रहा हूँ। तो वी बस लगाते ही हमारा इतना पावर बन गया। अभी जब हम बैटरी केवल लगाते हैं, केवल हम क्या लगाते हैं? बैटरी।
केवल हम वी बैट लगाते हैं, यानी कि बैटरी को रख देते हैं, चार्जर नहीं लगाते हैं, तो हमारी कॉइल्स पावर नहीं बनती है, केवल पावर बटन आउट करता है। पावर आईसी और पीएमआई के अंदर में यहाँ पे एक हमारा डायोड लगा होता है इस तरह से, और ये कनेक्ट होता है आगे जाके एक रजिस्टर के थ्रू होते हुए पावर बटन पे, पावर बटन जिसको हम लोग ट्रिगर करते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो फ़ोन हमारा दोनों आईसीयों को एक साथ उस समय ट्रिगर की जाती है। और फ़ोन ये ट्रिगर जब प्रेस करोगे आप 3 सेकंड तक, तो ये हिट होती है, ट्रिगर होती है दोनों आईसी, और आउटपुट कॉइल्स की पावर बनाना शुरू कर देती है। और आउटपुट कॉइल्स की पावर बनने के बाद तुरंत क्लॉक सिग्नल बनना है बोर्ड में। अगर क्लॉक नहीं बनी तो पावर ड्रॉप हो जाएगी। क्लॉक के जस्ट बाद रीसेट बनना है, रीसेट के जस्ट बाद सीपीयू को अलग अलग सेक्शन को इनेबल करना है और डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देना है, तभी जाके फ़ोन ऑन हो पाएगा, नहीं तो फ़ोन एम्पियर ड्रॉप हो जाएगी, फ़ोन ऑफ हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे वी बस डाला, तो ये वी बस डालते ही हमारी सारी पावर बन जाती है। लेकिन जब हम बैटरी लगाते हैं तो केवल हमारी वीपीएच बनती है और पावर बटन आउट करती है। 1.8 इस पावर आईसी से ऑन होती है और पीएमआई से हमारी 3.7 के समथिंग आउट होती है। तो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा 3.7 वोल्टेज पावर बटन पे, क्योंकि पीएमआई ज़्यादा आउट करती है और पीएम कम आउट करती है। इसीलिए यहाँ पे डायोड को यहाँ पे इस तरह से लगाया गया है कि जो पीएमआई की हाई वोल्टेज है वो पीएम के अंदर ना जाए। यहाँ पे हमारा रिवर्स बायस बना हुआ है, तो वो ठीक है। हमको इतना समझ में आया कि हमने जब बैटरी लगाया तो वीपीएच बना और हमारा पावर बटन सप्लाई बना। पावर बटन ट्रिगर किया तो वीरेज 1 बना, आफ्टर वीरेज 2 बना, फिर क्लॉक बना, रीसेट बना, और उसके बाद हमारा क्या होगा, फ़ोन ट्रिगर करेगा। तो हमने यहाँ पे पूरा पावर को दिखाया अभी कि हम जब बैटरी लगाते हैं तो केवल हमारा वी सिस्टम पावर यानी वीपीएच पावर और पावर बटन आउट होता है। लेकिन जब हम चार्जर लगाते हैं तो वीपीएच के साथ साथ पावर गुड भी निकलता है, और जब पावर गुड निकलता है तो आगे इस आईसी को ये पता चल जाता है कि पीएमआई पूरी तरह से ऑन हो चुकी है पावर लेवल पे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो डिस्प्ले ऑन कर जाएगी, वो आईडी थर्मल का एरर नहीं देगी, वो अलग चीज़ होता है। पावर लेवल पे ऑन हो चुकी है, यानी पावर को ऑन करने में वो सक्षम है। तो इन चीज़ों को स्कीमेटिक में भी देखते हैं हम लोग क्लास में, तो बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पे। अभी क्या यहाँ पे 5 वोल्ट इन करेगा, वीपीएच बनेगा, 1.8 की पावर बटन आउट करेगा। लेकिन जब वी बस लगाएंगे तो वीपीएच बनेगा, और वी बस यानी कि जब चार्जर लगाओगे तो ये कॉइल पावर भी बनेंगे, और कॉइल पावर के साथ साथ वीरेज 1 उसको बोलते हैं, वीरेज 2 भी बनेंगे। वीरेज 2 में L5 की वोल्टेज अगर आपने चेक कर ली तो इसका मतलब ये है कि आपका पावर लेवल कंप्लीट हो चुका है, आपका पावर लेवल कंप्लीट हो चुका है। अभी इसी वीरेज 2 से बनने वाली जो वोल्टेजेस हैं वो इधर EMMC को भी जाती हैं। जो VCC होता है, जो आपने देखा होगा, वो EMMC में जाती है। इसमें रैम की भी पावर आती है, VDD1, VDD2, VDD-Q, ये 3 पावर रैम के लिए आती है, 2 पावर VCC-Q आती है EMMC के लिए। तो EMMC के अंदर ही रैम है ना, अगर रैम बाहर होती है तो ये 3 पावर्स जो होती है वो बाहर अलग अलग आईसीयू से बनाई जाती है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है बोर्ड का, वो अलग अलग चीज़ें होती है, उसको हम पढ़ते हैं। अभी क्या है कि हमारा ये हमने चार्जर लगाया तो हमारी ये सारी पावर बनी। वीरेज 2 से हमारी जो पावर है रैम के लिए और जो CPU के लिए है वो पावर्स हमारी बनेंगी। और CPU की रिक्वायरमेंट में मैं पढ़ाता हूँ कि CPU के अंदर कौन कौन सी पावर बनेगी और उसके बाद CPU ऑन होगा। तो हमने यहाँ तक देखा कि पावर गुड जो बन गई हमारी, PMI की पावर गुड PM को मिल गई और PM को VPH मिल गया। PM ने कॉइल पावर बना दी और वीरेज 2 बना दी। तो उसके बाद क्या होगा, यही स्ट्रक्चर को हम इधर में ड्रॉ कर देते हैं। जब वीरेज 2 बन जाती है तो होता ये है कि जो आपका PM है वहाँ से, जो आपका PM है वहाँ से क्या होगा, जो आपका PM, ये PMI है, यहाँ से पावर गुड निकल के PM में आया, और जो आपका PM है वहाँ से पावर ऑन रीसेट निकलता है। कॉइल पावर वगैरह सब में हटा दिया यहाँ से रीसेट, और पावर ऑन रीसेट से पहले, पावर ऑन रीसेट से पहले इसमें क्लॉक सिग्नल बनेगा। क्या बनेगा, क्लॉक सिग्नल। CPU को यहाँ पे हम बनाते हैं, CPU को पावर्स तो मिल चुकी हैं, पावर सेक्शन हमने अभी देखा कि पावर जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे पावर बन चुकी है, कॉइल्स पावर, वीरेज 1 वीरेज 2 पावर। अब CPU को चाहिए क्लॉक, तो पावर के जस्ट बाद CPU पावर आईसी के अंदर सिग्नल भेजता है, इनेबल सिग्नल भेजता है, सीरियल क्लॉक इनेबल या CXO इनेबल, क्वालकॉम में ये नाम होता है CXO इनेबल। जैसे CXO इनेबल भेजेगा यानी बेसबैंड क्लॉक इनेबल भेजेगा तो तुरंत पावर आईसी इधर से भेजेगी बेसबैंड क्लॉक, यानी कि हमारी 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रैक्वेंसी CPU को, और उसी समय हमारी
यहाँ पे स्लिप क्लॉक एक 32 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी भी बनती है। 32.768 होता है, लेकिन इसको हम 32 किलोहर्ट्ज़ ही बोलेंगे। तो एक 32 किलोहर्ट्ज़ और एक 19 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है CPU को मिल जाएगी। अब CPU क्लॉक लेवल पे आ चुका है, इसको क्लॉक मिल चुकी है। इसके बाद अब इसको रीसेट करना होता है। तो उसके बाद CPU को ये पावर ऑन रीसेट सिग्नल मिलता है। तो CPU अंदर ही अंदर SPMI लॉजिक को एक्टिवेट करता है, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस लॉजिक। ये लॉजिक क्या है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इस लॉजिक के थ्रू दोनों पावर आईसीओ को के पावर मैनेजमेंट को चेक कर लेता है और उसके बाद यहाँ से एक सिग्नल आउट करता है जो होता है पावर सीक्वेंस होल्ड। इसको बोलते हैं PS होल्ड, पावर सीक्वेंस होल्ड। ये 1.8 वोल्ट की होनी चाहिए, कम नहीं ज़्यादा नहीं। पावर सीक्वेंस होल्ड जब CPU आउट कर देता है तो आपका कंप्यूटर में पोर्ट बनना चाहिए CPU का। अगर नहीं बनता है तो CPU की रिक्वायरमेंट देखनी बहुत ही ज़रूरी है। CPU की रिक्वायरमेंट देखनी ज़रूरी है। CPU की रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी होती है। CPU की रिक्वायरमेंट में कोई एरर आ रहा होगा या फिर आपकी eMMC के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा, इस वजह से आपकी क्या है CPU पोर्ट नहीं बना रही है। तो उस समय आपको क्या करना है, पहले eMMC निकालना है, फिर CPU रिवॉल्व करके देखना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं पता है तो, अगर आपको रिक्वायरमेंट जानना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप इतना पे भी आप काम कर सकते हो। अब जो है, क्योंकि आपको मतलब इतना तो हो जाएगा कि आप बेसिक लेवल पे रिपेयर कर पाओ, एकदम समझो ऐसा ना हो जाए कि कुछ मतलब फ़ोन आया कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चेक करना है, ठीक है। अब जो है पावर चेक करने के बाद आपको रीसेट क्लॉक चेक करना होता है, फिर आपको रीसेट देखना होता है। रीसेट के बाद पावर सीक्वेंस होल्ड मिल गई तो CPU ऑन हो गई। फिर उसके बाद आपका पोर्ट बनना चाहिए। अगर वो पोर्ट बना लेता है तो पोर्ट बनाने के बाद CPU के अंदर बहुत सारे सिग्नल्स ऑन कराने के लिए PLL जो सेक्शन होते हैं, फेस लॉक आउट जो होते हैं, उनको ऑन कराने के लिए, और जो MIPI सेक्शन होती है, MIPI सेक्शन होती है, और जो हमारी EBI प्रोटोकॉल होती है एक्सटर्नल बस इंटरफेस की, जो रैम से कनेक्टेड होती है eMMC चिप के अंदर में, eMMC चिप के अंदर में रैम की पिनें जो होती हैं उनकी प्रोटोकॉल फास्ट कम्युनिकेशन लाइन होती है, उनको एक्टिवेट करने के लिए CPU के अंदर भी वोल्टेज दी जाती है और eMMC में रैम की भी पावर दी जाती है। और यहाँ पे कुछ CPU में ऐसे भी होते हैं कि DDR रीसेट, रैम रीसेट भी दिया जाता है। यहाँ पे DDR रीसेट, रैम रीसेट भी eMMC को दिया जाता है, जिससे रैम रीसेट होके कनेक्ट हो जाता है CPU से। ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, रीसेट क्यों कराई जाती है, रीसेट क्यों कराई जाती है, रीसेट ना आए तो प्रॉब्लम क्या होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे eMMC और CPU के बीच कुछ कम्युनिकेशन लाइन होते हैं, क्लॉक, कमांड, डेटा 0 से डेटा 7 तक। ये 7 से 8 लाइन, 9, 10, 11 लाइनें आपकी eMMC से कनेक्टेड होती है। CPU से eMMC के बीच में 11 लाइनें कनेक्टेड। बाकी रैम की पिनें होती हैं, रैम में भी कुछ फिक्स लाइनें हैं जो हम क्लास में स्कीमेटिक में दिखाते हैं आपको। उसके बाद से आपकी eMMC चिप पूरी तरह से CPU से कनेक्ट होनी ही होनी है। अगर नहीं होती है तो आपकी eMMC खराब है, या फिर आपकी CPU में पैड मिस है, या फिर पैड तक वो कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर CPU खराब है। तो उस तरह से आप कंफर्म कर लेते हो कि CPU ख़राब है या नहीं है, लेकिन CPU का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं जानते हो तो आप ये कंफर्म नहीं कर पाओगे कि CPU ख़राब है या नहीं है। पावर IC का भी रिक्वायरमेंट है, वो पावर IC की स्टेप जो होती है वो उसको आपको चेक करना होता है, वो स्टेप्स आपको चाहिए। PMI की स्टेप्स चाहिए। PMI की स्टेप्स तो सबसे सिंपल होती है, कोई भी बता देगा आपको। PM की स्टेप्स मिल गई आपको। अब ये एक सिंपल PM है जो हमने यहाँ पे जनरेट किया। डबल पावर IC, 3 पावर IC, अलग अलग पावर IC में, MTK में पावर IC में जो है प्रॉब्लम, वो आप कैसे सॉल्व करोगे, वो अलग ही होता है, अलग ही लेवल पे होता है वो। तो सारी चीज़ें आपको क्लास में मिलेंगी, लेकिन हमने जो आज बताया ये कम नहीं है, ये कम नहीं है, कोई नहीं देगा इतना। सप्लाई इंटर करने के बाद VPH बना, VPH के बाद कॉइल पावर बना, कॉइल पावर को हायर LDO लोअर LDO को दोबारा से VRACE 2 सेक्शन में इंटर किया विथ VPH पावर्स के साथ में, तो VRACE 2 जनरेट होगा। VRACE 2 से L5 बनेगी। L5 हमारी EDL पॉइंट की वोल्टेज है, जो EDL पे आती है 1.8, वही वाली वोल्टेज है। और यही L5 सभी जगह I2C लाइनों पे इनपुट कराई जाती है एज ए पुलअप। तो I2C क्या होता है, I2C प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, क्यों लगाई जाती है I2C लाइन, I2C लाइन CPU से निकल के सभी सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट क्यों होते हैं, CPU सबसे जुड़ना चाहता है इसलिए वो I2C लाइन क्या कराता है, वहाँ पे जनरेट करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ओल्ड हो गई। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप रिपेयरिंग में चाहते हो कि बने रहो, काफ़ी लंबे समय तक काम करते रहो, तो ये बेसिक चीज़ें जो पहले की थी, जो आपको अभी तो एडवांस आता जा रहा है, ये आप नहीं जानोगे तो फिर आगे वाली चीज़ों को आप समझ ही नहीं पाओगे। तो ये
पहले आप ये कंप्लीट करो, और ये कंप्लीट करने के बाद जो है आप एक टास्क लगाओ कि आपको इसके बाद ये आईसी कंप्लीट करना है, फिर ये करना है। आईसी को आप कवर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आईसी जब आप पढ़ोगे स्कीमेटिक के थ्रू आप कोशिश करोगे, तो जिसकी स्कीमेटिक नहीं है उसकी डेटा सीट बना लोगे आप, उसकी आईसी की डेटा सीट आप बना लोगे। अब जब एक आईसी में 12 कॉइल होती है आपको पता है, और 12 कॉइल में इतनी इतनी लाइनें हैं, ये पिन की सप्लाई है, तो आपको क्या होगा, इजी हो जाएगा। आप जो भी फ़ोन का स्कीमेटिक नहीं है उस पिन की सप्लाई चेक करके आप समझ जाओगे कि यही प्रॉब्लम है। मतलब पैड वैल्यू चेक करके, सप्लाई चेक करके, सीपीयू उठा लिया, सीपीयू के अंदर पावर देख रहे हैं, सारी पावर फ्लैक्चुएट करके आ रही है, पावर आईसी ऑन है, समझ में आ रहा है हमको, एमएमसी हटा लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको ये बहुत कुछ समझ में आया आज। पावर के बाद क्लॉक, फिर रीसेट, फिर हमारा पीसी रेड जो होता है ना, पीसी रेड पावर क्लॉक रीसेट इनेबल डेटा, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को या फिर आईसी को ऑन होने के लिए ये रिक्वायरमेंट होता है पीसी रेड का, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो आप। अगर सब्सक्राइब किए हो तो एक बार आप वीडियो को शेयर भी कर दो। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो 20 मई से स्टार्ट होने वाली जो बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। स्कीमेटिक में कहीं बचेगा ही नहीं कुछ आपका, मतलब आपको इस लेवल पे ला दिया जाएगा कि स्कीमेटिक आप पढ़ लो बहुत ही आसानी से। फिर आने वाले टाइम में जो और ही एडवांस चीज़ें आएंगी उसको आप अपने मर्जी से पढ़ लोगे। नहीं पढ़ पाओगे तो सपोर्ट क्लास होता है, जिसमें आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई की अगर, और आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती तो सब बर्बाद, टोटल बर्बाद। इसीलिए आपको यहाँ पे हमने स्कीमेटिक के लिए भी एक ज्वाइन बटन लगाया है यूट्यूब पर, जिसके थ्रू आप मेंबरशिप परचेज कर सकते हो, जिसमें ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती है उससे भी प्रोवाइड की जाती है। और बस इतना ही फ़र्क है उसमें कि उसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हो तो उसमें आपका कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। उसमें आप टोटल अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 20 मई से स्टार्ट हो रहा है, और आशा करता हूँ आपको ये आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से एक बार कमेंट करके बता भी दो आप हमें। थैंक यू, मिलते हैं फिर हम किसी दूसरे वीडियो में।